देखो सॉल्यूशन में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक क्या होता है सॉल्यूशन, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। ये क्लास कर चुके हैं हम लोग, जूम पे किए थे, ठीक है। इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जितने भी तरीके से कंसंट्रेशन निकाल सकते हो सॉल्यूशन का, सबका हमने फार्मूला वगैरह लिखा दिया था, ठीक है। थ्योरी हो चुका था उसका। अब कुछ होमवर्क हम तुमको दे रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से, वही जो 11th में ऑलरेडी बना चुके हो, पढ़ चुके हो, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे फाइंड द क्या परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ, मोलालिटी, नॉर्मलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इफ़ देखो 2 क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है, इसको तुम लोग बनाओगे, बहुत इजी है, फॉर्मूला पे बैठा सकते हो, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू मीन बाय। व्हाट डू मीन बाय, इसका मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसका, क्योंकि ये थ्योरी तुम्हें सिखाता है। अगर ये तुम दिमाग में रखते हो, इसका मतलब थ्योरेटिकली तुम्हारे दिमाग में बातें हैं, फॉर्मूला तो अलग है। यहाँ देखिए 0.1 m H2SO4 सॉल्यूशन का क्या मतलब है, क्या मतलब है इसका। तो 0.1 m, कैपिटल M क्या है, मोलैरिटी है। और मोलैरिटी किसे कहते हो, 1 लीटर यानी 1000 ml सॉल्यूशन में रिपीट करें, सॉल्यूशन में जितना मोल सॉल्यूट होगा, जितना मोल सॉल्यूट होगा वही मोलैरिटी कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, मोलैरिटी। तो यहाँ 0.1 m मोलैरिटी है, 0.1 है मोलैरिटी, इसका मतलब इतना मोल होगा। कितना लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। याद रखो 1 लीटर सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या यहाँ पे हम लोग कि सर 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.1 मोल सॉल्यूट होगा, 0.1 मोल सॉल्यूट होगा। और सॉल्यूट कौन है, H2SO4, यानी 0.1 मोल H2SO4 होगा। इसी तरह से आगे भी है, यहाँ देखो मोलैलिटी का दिया हुआ है, यहाँ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ है, नॉर्मलिटी दिया हुआ है। इस सब का मतलब तुम लिखोगे और समझोगे, क्योंकि ये तुम समझ जाते हो तो इसका मतलब डिफिनेशन तुमको याद है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट डिफिनेशन से आता है और ये तुम्हें बहुत हेल्प करेगा न्यूमेरिकल्स बनाने में। फाइंड द मोलैरिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, नॉर्मलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। और देखो गिवन क्या है, मोलैलिटी गिवन है, तो मोलैलिटी दिया हुआ है और ये सब तुम्हें निकालना है। तो क्या चाहिए इन सब चीज़ों को निकालने के लिए, अरे क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, चाहे वॉल्यूम में हो या मास में हो, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, और क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो ये सब तुम्हें इंफॉर्मेशन मोलैलिटी गिवन जो है इससे मिलेगा। जैसे इसका क्या मतलब है, 0.2 m का क्या मतलब है, 0.2 m का मतलब है, याद करो मोलैलिटी का डिफिनेशन, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में जितना मोल सॉल्यूट होता है तो 0.2 मोल सॉल्यूट होगा, क्योंकि मोलैलिटी उतना है तो 0.2 मोल सॉल्यूट होगा। कितना ग्राम सॉल्वेंट में, रिपीट कर रहे हैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट, नोट सॉल्यूशन, ये मोलैलिटी है। सॉल्यूशन में काउंट नहीं करते हैं सॉल्यूट को, यहाँ पे हम लोग यहाँ सॉल्वेंट में करते हैं। तो 1000 ग्राम सॉल्वेंट कंटेंस करेगा 0.2 मोल सॉल्यूट। अब ये जो स्टेटमेंट है उससे तुम निकाल लो कि सॉल्यूशन कितना हुआ, सॉल्यूट कितना हुआ, सॉल्वेंट कितना हुआ, और इस सब के फॉर्मूला पे पुट कर दो, बहुत ईजी। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा इसी में, फाइंड द मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन 5000 ml। तो यहाँ देखो 5000 ml सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन है और गिवन है 0.2 m मोलैरिटी, मोलैरिटी दिया हुआ है, सॉल्यूशन कितना है वो भी दिया हुआ है। तो बताओ सॉल्यूशन में क्या क्या मिलेगा तुमको, अरे सॉल्यूट मिलेगा, सॉल्वेंट मिलेगा, तो कितना सॉल्यूट मिलेगा, कितना सॉल्वेंट मिलेगा, यही निकालना है इस क्वेश्चन में। मोलैरिटी दिया हुआ है और तुम्हारा यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ठीक है। आराम से निकाल लोगे। व्हाट डू यू मीन बाय वाला क्वेश्चन अप्लाई करो, आराम से बना लोगे। और सबसे बड़ी बात 11th में बना चुके हो, ये सिर्फ हम रिवीजन के लिए तुमको दिए हैं कि अभी थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग इसमें बन जाओ रिवाइज करके, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन हमने डाला हुआ है। क्वेश्चन तो एक ही है, मास ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट निकालो, लेकिन 3 अलग अलग कंडीशन है। 3 क्वेश्चन हो गए ये, ठीक है, बना लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं होगा। डेंसिटी क्यों दिया हुआ है, डेंसिटी इसलिए दिया रहता है क्योंकि डेंसिटी जो है ना, तुमको अगर कहीं मास की ज़रूरत है, वॉल्यूम गिवन है, तो तुम उस वॉल्यूम को डेंसिटी के थ्रू मास में बदल लो, या फिर मास गिवन है, वॉल्यूम हमको चाहिए
तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम के फॉर्मूला से मास को वॉल्यूम में बदलो, वॉल्यूम को मास में बदलो, डेंसिटी गिवन रहेगा। और डेंसिटी किसका दिया रहता है? सॉल्यूशन का, ठीक है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया रहता है। ये सब पढ़े हो, ठीक है। अगला चीज़ है फाइंड द फॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी। इफ़ 10 ग्राम ये सॉल्यूट है NH4OH इज डिजॉल्व्ड इन 1500 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। निकालना क्या है? मोलरिटी। चलो आज इसको देखो, फॉर्मूला पे बिठाते हैं। क्या फॉर्मूला है मोलरिटी का? वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट है ना 10 ग्राम NH4OH, तो 10 इंटू 1000 बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है? NH4OH। इसका मॉलिकुलर वेट कितना है? 35 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? गिवन है 1500 ml। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है जो फॉर्मूला में नीडेड है। मोलरिटी निकल गया। अब आ जाओ फॉर्मेलिटी में। फॉर्मेलिटी क्या है? मोलरिटी जैसा ही है, वेट ऑफ सॉल्यूट तो 10 ऑलरेडी गिवन है इंटू 1000, यस, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, बट ऑब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूलर वेट, ऑब्जॉर्ब्ड मॉलिक्यूलर वेट, ऑब्जॉर्ब्ड। फॉर्मेलिटी और मोलरिटी में बस यही अंतर है। यहाँ पे जो मोलरिटी में मॉलिक्यूलर वेट है ना, ये थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट है, यानी एटॉमिक वेट को ऐड करके निकाला गया है। लेकिन फॉर्मेलिटी में और मोलरिटी में यही बेसिक तो डिफरेंस है ना। मोलरिटी, फॉर्मेलिटी में जो मॉलिक्यूलर वेट है वो थ्योरेटिकल नहीं है, एटॉमिक वेट को ऐड करके नहीं निकाल सकते हो। वो तुमको एक्सपेरिमेंटल डाटा यहाँ पे डालना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंटली कितना मॉलिक्यूलर वेट है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, देखो, मॉलिक्यूलर वेट थ्योरेटिकल T4 थ्योरेटिकल बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू I फॉर वॉन्ट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करो। क्वेश्चन देखो, यहाँ पे वॉन्ट ऑफ फैक्टर I का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो तो I इज इक्वल टू थ्योरेटिकल कितना मॉलिक्यूलर वेट 35, जो एटॉमिक वेट को ऐड करके निकालते हो, डिवाइडेड बाय, तो ये भी वैल्यू मालूम है, ये भी वैल्यू मालूम है, ये निकल गया ऑब्जर्व्ड जो हमें चाहिए यहाँ पे। तो क्या निकला? 35। I इधर आ जाएगा तो 1.2, तो 35 बाई 1.2, ठीक है, निकल गया ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, निकल गया ये देखो फॉर्मेलिटी और मोलरिटी के बीच क्या रिलेशन है। फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू I। तो मोलरिटी तो तुम निकाल चुके हो और I का वैल्यू गिवन है, तो तुरंत मोलरिटी निकालो और I जो गिवन रहेगा या नहीं रहेगा तो उसको निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, फॉर्मेलिटी निकल जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है। चलो फिर ये दो क्वेश्चन तुम लोग के लिए, इसको जो है होमवर्क, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। अब नया टॉपिक जो है हमारा सॉल्यूशन में, वो ये है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है। क्या ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड? लिक्विड ले लिया हमने कंटेनर में, कंटेनर कैसा लिया? क्लोज्ड लिया। क्यों? क्योंकि जब ये लिक्विड वेपर बनाएगा और क्लोज नहीं रहेगा कंटेनर, तो ये सारे वेपर क्या होंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो फिर कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, यानी सिस्टम ही डेवलप नहीं होगा जिससे तुम वेपर प्रेशर निकालना चाहते हो। तो याद रखिए, देखो यहाँ लिक्विड ले लेंगे कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में हीट करेंगे, उसको गिवन टेम्परेचर लेंगे जितना भी है, जिससे क्या होगा? ये लिक्विड किसको बनाएगा? वेपर को बनाएगा। ये बहुत सिंपल बात है, लिक्विड को हीट करोगे तो वेपर बनाएगा। अब ये वेपर चूंकि क्लोज कंटेनर है, बाहर नहीं जाएगा, तो यहाँ एक हमारा सिस्टम बन गया लिक्विड वेपर, लिक्विड की सरफेस पे वेपर, ठीक है। अब होगा क्या? लिक्विड को तुमने हीट किया, वेपर बन गया, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अब वेपर मॉलिक्यूल्स चूंकि लगातार कॉन्टिन्यूसली कोलिजन करते रहता है, मोशन करते रहता है, तो कोलाइड करता है। उस कोलिजन के कारण कुछ मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी गिरेगा, कुछ का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो जिसका काइनेटिक एनर्जी, जिस वेपर मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी कोलिजन के कारण घट जाएगा, वो मॉलिक्यूल फिर से रिटर्न किस स्टेट में आ जाएगा? लिक्विड स्टेट में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी घटेगा, क्लोज टू ईच अदर तो लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। अब ये लिक्विड हीट करते हो तो वेपर बनता है, ये वेपर कोलिजन मॉलिक्यूल के कोलिजन के कारण लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ तो एक रिवर्सेबल प्रोसेस होने लगा, लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड। क्यों? वो रीज़न यहाँ पे गिवन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये एक रिवर्सेबल सिस्टम डेवलप हो गया, रिवर्सेबल प्रोसेस डेवलप हो गया यहाँ पे, लिक्विड टू वेपर, वेपर टू लिक्विड। और हर रिवर्सेबल प्रोसेस का एक टेंडेंसी है स्टेबलाइज करने के लिए कि वो इक्विलिब्रियम पे पहुँचता है ना। हर रिवर्सेबल प्रोसेस क्या है उसके पास? ग्रेट टेंडेंसी टू अचीव व्हाट?
इक्विलिब्रियम स्टेट। तो चलिए ये लोग इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा डेफिनेटली, और जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंचेगा तो क्या होगा, क्या होता है इक्विलिब्रियम में, जिस रेट से लिक्विड वेपर को बनाएगा उसी रेट से वेपर लिक्विड को बनाएगा। फिर से सुनो, यानी रेट ऑफ वेपराइजेशन, यानी लिक्विड से वेपर बनने का जो रेट है वो इक्वल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब वेपर से लिक्विड बनने का। सपोज करो अगर 50 मॉलिक्यूल लिक्विड, 50 मॉलिक्यूल लिक्विड कन्वर्ट हुआ वेपर में, तो एट द सेम टाइम 50 मॉलिक्यूल वेपर भी लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ये होगा इक्विलिब्रियम पे। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बराबर हो जाता है बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के। क्लियर है। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ठीक है सर हम इक्विलिब्रियम पे आ गए, ये लिक्विड और वेपर सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो जब इक्विलिब्रियम पे आएगा तब जो ये वेपर मॉलिक्यूल है वॉल ऑफ कंटेनर पे स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा, और वहाँ जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा, वहाँ जो प्रेशर डेवलप करेगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इक्विलिब्रियम स्टेट पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वेपर मॉलिक्यूल्स, है ना, कहाँ से कोलाइड करके, कंटेनर के वाल से लिक्विड के सरफेस से, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। क्लियर है, सिंपल सी बात है। जब तुम इक्विलिब्रियम पे जाओगे तो वेपर तो मौजूद रहेगा वहाँ पे, और वो वेपर के मॉलिक्यूल क्या रेस्ट में रहते हैं, अरे वो स्ट्राइक करता है कंटेनर के वाल पे, और वही फोर्स पर यूनिट एरिया, जो फोर्स लगाएगा पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। तब यहाँ से थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाए, यानी वेपोराइजेशन ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेपर मॉलिक्यूल, यानी वेपर ज़्यादा बनेगा। मान लो कोई लिक्विड है वो ज़्यादा वेपर बना दिया इक्विलिब्रियम तक पहुँचने में, तो ज़्यादा वेपर बनाएगा, जितना ज़्यादा वेपर बनाएगा वेपर मॉलिक्यूल्स उतने ही ज़्यादा होंगे वेपर के अंदर, और वो उतना ही ज़्यादा स्ट्राइक करेगा। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्राइक करेगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। सिंपल है, ये थोड़ा कॉमन सेंस है। चलिए अब वेपर प्रेशर डिपेंड्स ऑन, किन किन बातों डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर। सबसे पहले नेचर ऑफ सब्सटेंस, जो तुमने लिक्विड लिया है, क्या दुनिया का हर लिक्विड एक ही जैसा वेपर प्रेशर शो करेगा गिवन टेम्परेचर पे? क्या नहीं रे भाई, अलग अलग। क्यों? क्योंकि बात तो वेपर प्रेशर की हो रही है, तो वेपर बनेगा पहले तब ना, वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे जाएगा तब ना, तो वेपर तो बनाना पड़ेगा उसको, और वेपर बनाने में प्रॉब्लम कौन करेगा, सब्सटेंस के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। सपोज करो जो लिक्विड तुमने लिया उसके मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अट्रैक्टेड है स्ट्रांगली, तो क्या वो मॉलिक्यूल इजीली आसानी से वेपर बनाएगा? नहीं बनाएगा, आसानी से वो वेपर नहीं बनाएगा, यानी वेपराइजेशन का रेट कम होगा। ऐसे लिक्विड का वेपर कम बनेंगे, और वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि वेपर मॉलिक्यूल्स उसमें कम होंगे। तो यहाँ देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग मॉलिक्यूल्स अगर ज़्यादा हो तो इवेपोरेशन कम होगा। इवेपोरेशन क्या होगा, कम होगा। क्यों होगा इवेपोरेशन कम? अरे इसलिए कम होगा क्योंकि मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मॉलिक्यूल एक दूसरे को छोड़ेगा तब न जाके वो वेपर बनाएगा, उसमें तो ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ गिवन टेम्परेचर पे वो कम से कम वेपराइजेशन करेगा, ठीक है। वेपराइजेशन कम होगा तो वेपर फॉर्मेशन कम होगा, और वेपर एक कम बना तो इसका मतलब उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कम होंगे, तो मॉलिक्यूल्स कम होंगे तो कम ही स्ट्राइक करेगा, कोलिजन भी कम करेगा वाल ऑफ कंटेनर पे, वेपर प्रेशर कम होगा। तो क्या सीखते हो, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मतलब कौन सा प्रोपोर्शनल, इनवर्सली। अब अगर तुमको कोई पूछे कि बताओ किस लिक्विड में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा किस में कम, तो तुम यही चेक करना उसका कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है उसके मॉलिक्यूल के बीच में, अगर ज़्यादा होगा तो उसका वेपर प्रेशर कम होगा। जैसे एग्जांपल देखो, वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन मिथाइल अल्कोहल तो नहीं बनाता है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमजोर है। तो किसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, वाटर का, यानी इसका वेपराइजेशन आसानी से नहीं होगा, प्रॉब्लम होगा इसके वेपराइजेशन में। इसका मतलब ये वेपर कम बनाएगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक उसी तरह से देखो यहाँ पे वाटर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और बेंजीन के अंदर सिर्फ वंडर वाल है, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो बेंजीन ईजिली वेपर बनाएगा, इसलिए ये ज़्यादा वेपर बनाएगा, और ज़्यादा वेपर बनाएगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा।
ठीक है। सब्सटेंसेस दो तरह के होते हैं, याद रखो, सब्सटेंसेस दो तरह के, एक वोलाटाइल, दूसरा नॉन वोलाटाइल। वोलाटाइल क्या करेगा, वेपर बनाएगा, हीट करोगे यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे भी ये कुछ ना कुछ वेपर बनाएगा, और अगर वेपर बनाएगा तो वेपर प्रेशर इसका होगा। लेकिन जो नॉन वोलाटाइल है वो वेपर बनाएगा ही नहीं। जब वेपर बनाएगा नहीं तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो दो तरह के सब्सटेंस, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल। जो इस चैप्टर में जो हम लोग यूज करेंगे वोलाटाइल, देखो वाटर, बेंजीन, टोल्यून, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसी तरह के कुछ लिक्विड सब्सटेंस हम लोग यूज करेंगे जो वोलाटाइल होगा, वेपर बनाएगा, इसका वेपर प्रेशर होगा। लेकिन नॉन वोलाटाइल जैसे ग्लूकोज, यूरिया, शुगर, सुक्रोज, etc, ये सब चीज़ें जो है ना नॉन वोलाटाइल है। इसको तुम हीट भी करोगे ये वेपर बनाएगा नहीं इजीली। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोगे वो अलग चीज़ है। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा कॉमन सेंस लगा लो। इसका मतलब क्या हुआ सर, अगर जो सब्सटेंस की वोलाटाइल नेचर ज़्यादा होगा, मोर वोलाटाइल होगा, तो वेपर फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगा, तो वेपर फॉर्मेशन ज़्यादा तो वेपर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा, तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा। चलो अब दूसरा फैक्टर कौन है जो वेपर प्रेशर को प्रभावित करेगा, और वो है टेम्परेचर। जरा सोचो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर के लिक्विड के जो मॉलिक्यूल है अट्रैक्शन को छोड़ के किसी में बदलेगा, एवापोरेशन होगा बहुत ज़्यादा, वेपर प्रेशर भी क्या होगा ज़्यादा। अरे सीधा बात, टेम्परेचर बढ़ाओ तो लिक्विड के मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो एक दूसरे के बीच का अट्रैक्शन उसका कम हो जाएगा, तुरंत वो वेपर मॉलिक्यूल में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा वेपर बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए वेपर प्रेशर जो तुम निकालोगे कंटेनर के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, कंटेनर कैसा लोगे उससे कोई मतलब वेपर प्रेशर को नहीं है। वेपर प्रेशर तो उस लिक्विड पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, क्या उस कंटेनर के शेप साइज पर डिपेंड करेगा, नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, वेपर प्रेशर ये तो लिखा दिया हमने, ये क्लियर है। चलो एक और बात देखो यहाँ पे कि अगर मान लो तुमने किसी प्योर लिक्विड को लिया, लिक्विड ए जो कि प्योर है, जो क्या है, प्योर है, कोई दूसरा नहीं है इसके साथ, और ये इसका वेपर, तो लिक्विड ए प्योर जो है उसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको कैसे डिनोट करोगे, पी नोट ए बराबर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। इन कहाँ पे, प्योर स्टेट में। यानी प्योर स्टेट में अगर वेपर प्रेशर को हम डिनोट करेंगे तो समझो वहाँ पे नोट लगा रहेगा पावर में, पी नोट ए, तो समझ जाओगे ये प्योरिटी का क्या है, पहचान है। जैसे ही यहाँ पे नोट लगा रहे समझ जाओ कि ये प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर को डिनोट कर रहा है। चलिए इसमें इतना ही रहने देते थे हम लोग। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा रेनॉल्ड्स लॉ होगा, इसी से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें ये वेपर प्रेशर वाला रिवाइज करो तुम लोग, क्लियर करो, क्लियर है।